हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आज आपका अपना बी सी एस पी ब्राइट करियर स्टडी पॉइंट फिर से आपके इस चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आज जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं उन पे करेंगे डिस्कशन। इसलिए आप लोग इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। एकदम मेन क्या बोला था, मन से मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए। इस बार आपको अपना स्कॉलरशिप ले लेना है तो ले लेना है, इतना ध्यान देना है। और पैसा 48,000 रुपया कम नहीं होता है। जो आपको 48,000 आपको जो मिलता है, ये पैसा उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, जो बच्चे टैलेंटेड है, जो स्कॉलरशिप के हकदार है, उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी की चीज़ें हैं ताकि उनकी आगे की पढ़ाई जो हो उसमें बाधा नहीं आए। सबसे बड़ी एक चीज़ है कि आगे की पढ़ाई में बाधा ना आए। तो ये पैसा उन बच्चों के लिए एक बहुत बेहतर एक मोटिवेट का काम करता है। ठीक है, तो देरी नहीं करते हुए अगर हम लोग चलते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि टाइम आज बहुत कम है। और कोशिश ये किया जाएगा कि आज कम से कम फास्टली हम लोग कम से कम साइंस को कर लें। ठीक है, साइंस को और फिक्शन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कोई देर ना करते हुए हम लोग करते हैं शुरू। अगर जितने भी बच्चे अभी चैनल पे नया आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने 8 क्लास के बच्चों के पास, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए और उनको जोड़ने के लिए बोलिए क्योंकि ये सभी लोग को मिलके करना है ये काम। ठीक है, आप लोग जरूर शेयर कीजिए। अगर हम आप सबको लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग जरूर कीजिए। ओके, पढ़ा चला जाए। चलिए, प्रश्न हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। फिजिक्स से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक है। आपके पास ऑप्शन हो गया न्यूटन, मिली न्यूटन, किलो न्यूटन या सभी। आपको बताना है कि बल का मात्रक कौन हो सकता है। यहाँ पे आपके पास प्रश्न रहेगा और इसके बारे में आपको बताना है। न्यूटन है, मिली न्यूटन है, किलो न्यूटन है, इनमें से सभी है। ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, अगर प्रश्न अगर ऐसे पूछता है कि मतलब बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वो तो न्यूटन होता है, ये बात सही है। लेकिन न्यूटन को हम लोग मिली न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और किलो न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारा प्रश्न कर रहा है कि बल का मात्रक हो सकता है, ये नहीं कहा कि ये साई मात्रक चाहिए, तो कह रहा है कि बल का मात्रक हो सकता है, तो सही इसका सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सारे लोग को इस बात को ध्यान देना है कि कह रहा है कि बल का मात्रक हो सकता है, तो जब होने की जब यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि आप न्यूटन को कन्वर्ट कर सकते हो। पता होना चाहिए कि एक न्यूटन जो होता है, एक न्यूटन को हम लोग एक केजे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं। इसका मतलब कि हम न्यूटन को तो किलो न्यूटन तो कह रहे हैं। उसके बाद अगर इसको मिली अगर न्यूटन में अगर हम लोग कन्वर्ट करके अगर देखें तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 1 न्यूटन में अगर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका डेटा लगभग आता है 10 के पावर -3, क्योंकि आप 1000 से क्या करते हो, इसको डिवाइड कर लेते हो। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड आप देखिए। और प्रश्न है, लोहे का एक टुकड़ा पारा की सतह पर तैरता है, वहीं लोहा पानी में डूब जाता है, इसका कारण बताना है। देखिए, क्वेश्चन एकदम समझदारी का है, समझिएगा तो ये अच्छा से समझ में आ जाएगा। लोहा का एक टुकड़ा पारा की सतह पर तैरता है पर वहीं लोहा पानी में डूब जाता है, क्यों। पारा का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, पानी का घनत्व लोहे से कम है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि लोहा का घनत्व पारा के घनत्व से कम है पर लोहा का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है। अगला ऑप्शन है कि पानी का घनत्व लोहे से ज्यादा है पर पारे का घनत्व सबसे अधिक है। तो मामला यहाँ पे यह है कि लोहा का टुकड़ा पारा में तो तैर रहा है लेकिन वहीं पानी में डूब रहा है। तो पारा में तैर रहा है तो पारा में क्यों तैर रहा है, तो पारा में इसलिए तैर रहा है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लोहा का डेंसिटी जो होगा, आप ध्यान से समझिए, लोहा का घनत्व पारे के घनत्व से कम है। ये बात सही है भाई, लोहा तभी तो तैरेगा। अगर पारा यहाँ पे Hg रखे हैं तो लोहा इस पे तभी तैर सकता है ना।
जब लोहा का घनत्व इस पारे के घनत्व से क्या होगा, कम होगा, यानी पारा का घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, और लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है। अब वही लोहा पानी में जब आ रहा है तो डूब रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि लोहा पानी में क्यों डूबा, तो इसलिए वो पानी में डूब गया क्योंकि लोहा का घनत्व यहाँ पे ज्यादा है। तो लोहा का डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वो पानी से ज्यादा है, इसलिए लोहा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डूब रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो पारा का घनत्व जो है वह ज्यादा होगा किससे, पानी के घनत्व से, सॉरी लोहा के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए लोहा उस पे क्या हो रहा है, तैर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। कोई चीज किसी पे कब तैरता है इसका रीजन समझ लीजिए, है ना। कोई वस्तु किसी पे तब तैरेगा जब पानी का घनत्व अगर ज्यादा है, अगर लोहा का घनत्व कम है तो लोहा इस पे तैरेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ लोहा का घनत्व ज्यादा है, पानी का घनत्व कम है, इसलिए लोहा यहाँ पे डूब रहा है। ठीक है, घनत्व पर हम लोग कभी बात भी करेंगे स्पेशल। प्रश्न संख्या 3 है, हाँ तो इसका आंसर हम लोग देखे नहीं, इसका आंसर 3 हो जाएगा, है ना, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, 10 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर का दाब कितना होगा। 10 न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर का बताना है दाब कितना होगा। तो 10 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसको अगर मेरे को प्रेशर में निकालना होगा, दाब निकालना होगा तो कितना होगा। तो आपको एक पता होना चाहिए कि दाब का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, बल बटा क्षेत्रफल पढ़े थे, बल बटा क्षेत्रफल। तो जो बल बटा क्षेत्रफल फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, तो इसका जो अगर हम लोग के हिसाब से जो मात्रक आता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया ओरिजिनल मात्रक। दाब का मात्रक हो रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चूंकि इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल, इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। तो कह रहा है कि 10 न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दाब कितना होगा। अब चूंकि मामला फंसा हुआ है कि ये सेंटीमीटर में प्रश्न कह रहा है, तो जब सेंटीमीटर में ये प्रश्न कह रहा है तो हमारे पास तो एसआई यूनिट में मीटर होता है, तो न्यूटन का न्यूटन तो रखना है, बट ये सेंटीमीटर वाला मामला फंसा रहा है। तो सेंटीमीटर वाला जो मामला फंसा रहा है, इसका मतलब क्या होने वाला है। तो कभी भी याद रखिएगा, सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मीटर को अगर सेंटीमीटर में आप लाना चाहते हो, ठीक है, तो मीटर को जैसे आप सेंटीमीटर में अगर लाना अगर पसंद करते हो, तो मामला बताइए क्या जाता है। कभी भी आप लोग जरूर याद वाद किए होंगे, चाहे पढ़ाई वढ़ाई किए होंगे, कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, 1 मीटर बराबर कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर। तो जब आप बताओ 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर करते हो, तो यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ मीटर गुणे मीटर। यानी भैया 1 मीटर में हो गया यहाँ 100, 1 मीटर में हो गया यहाँ 100, 100 कितना हो गया, कौ जीरो आ गया, 1 2 3 4, 4 जीरो आएगा ना, 2 यहाँ से 2 यहाँ से। क्लियर हुआ, तो 4 जीरो हुआ, और एक यहाँ 10 न्यूटन यहाँ पे है, तो 1 जीरो इसमें, यानी 4 जीरो उसमें और 1 जीरो इसमें, तो 10 के पावर कितना हो गया, 5। इसलिए इसका सही जवाब जो होगा 3 का 10 के पावर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये न्यूमेरिकल आप लोग बनाते रहिएगा, मजा आएगा। कह रहा है किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। अब ध्वनि का बात बोला तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो सबसे सॉलिड होता है उसमें ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो बताओ, निर्वात में तो ध्वनि चलती नहीं है, हवा में ध्वनि चलती है, पानी में भी ध्वनि चलती है, हवा में चलती है, लोहा में चलती है। अब इन तीनों में से बताओ सॉलिड है कौन, सबसे ठोस मजबूत है कौन, तो लोहा है। तो हमने बोला था सबसे ज्यादा ध्वनि उसी में चलेगी जहाँ पे जो सबसे सॉलिड होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। क्या आंसर होगा, लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, 4 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जितने बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं लाइव सेशन में, तो आप लोग कोशिश जरूर करो कि लाइव सेशन से आप लोग ऐड हो जाओ। ठीक है, लाइव सेशन से अगर आप ऐड होते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आपकी लाइव क्लासेस जो चलने वाली है, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, ओके।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अगला प्रश्न जो हम लोग के पास रहेगा वो ये रहेगा कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता है। 10 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि, 200 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि, या आप बताओ कि 5000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि, या 50,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि। कौन सा ध्वनि, किस आवृत्ति की ध्वनि को मानव जो होता है वो सुन नहीं सकता है। इसका आपको जवाब बताना, और ये प्रश्न संख्या है 5। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, ए बी सी डी है, बी सी है, ए डी है और बी सी डी है। इसको आपको डिसाइड करना है और इसका सही जवाब बताने की कोशिश करना है। ठीक है, कभी जो बरसे मेरे यहाँ पे देखिए आपको एक चीज बता देते हैं कि अगर हम लोग अगर बात करें तो कौन सी ध्वनि को मानव नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो पहले एक डेटा याद कर लीजिए कि मानव का ध्वनि सुनने का जो क्षमता होता है ना, वो 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होता है और लगभग 20,000 हर्ट्ज तक जाता है। कितना हजार हर्ट्ज तक? 20,000 हर्ट्ज तक जाता है। आप एक बात बताओ, इसके रेंज में कोई ध्वनि होगा वो मानव सुनेगा? तो 20 से कम ध्वनि को तो मानव सुनेगा नहीं। एक तो ये वाला ऑप्शन हो गया। 200 तो सुन सकता है क्योंकि भाई 20 और 20,000 के बीच में आता है। 5,000 सुन सकता है क्योंकि 20 और 20,000 से आता है। तो क्या 50,000 को सुन सकता है? नहीं सुन सकता है क्योंकि 20,000 से ज्यादा हो गया 50,000। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए और डी होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो रहा है? सारे लोग यस या नो बोलिए। क्लियर हो रहा है? डन डन, ओके। प्रश्न अगला, एक इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश Q1 तथा एक प्रोटॉन का विद्युत आवेश Q2 है, तो नीचे दिए गए अंकित समीकरण में कौन सा सही है। एक इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश दे दिया है Q1 और एक प्रोटॉन का विद्युत आवेश दे दिया है Q2। तो बताना है कि जो नीचे इक्वेशन दिया हुआ है दोनों इक्वेशन में कौन सा सही इक्वेशन होगा। प्रश्न संख्या आपके पास 6 है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है और प्रोटॉन जो होता है, अगर उतना ही एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है। इसलिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होने वाला है, Q1 प्लस Q2 बराबर 0, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 0 ही आना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। आप कमेंट्स में बताओ, सर्च करके बताओ, जहां से ही बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, कमेंट्स में बताओ। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाक फटाक, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आज केवल साइंस का ही ज़्यादा कराना पड़ेगा क्योंकि समय भी बहुत कम है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने यांत्रिकी ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया। क्या डार्विन ने किया था, जेम्स वाट ने किया था, जेम्स पेरकेट जूल ने किया था, या न्यूटन ने किया था? क्या क्या किया था? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, क्या? यांत्रिक ऊर्जा, है ना। यांत्रिक ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा के बीच संबंध बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। यांत्रिक ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा के बीच बताना है, इसका सही संबंध क्या होगा। ट्राई इट। प्रश्न संख्या आपके पास 7 है और इसका सही जवाब बताना है क्या होगा। देखिए, जब भी अगर यांत्रिक ऊर्जा अगर इसकी बातें अगर आती है तो आप कोशिश जरूर करोगे कि ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा की जब भी बात हुआ तो वो जूल का बात आएगा, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। और यही वैज्ञानिक थे जेम्स पर्केट जूल जो थे, मतलब ये इन्होंने ही 1818 की समथिंग अगर बात करते हैं तो इस पे इन्होंने ही वर्क किया था। तो जेम्स पर्केट जूल का नाम याद करके रखना है। 8 नंबर प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित धातुओं में से याद करो यहाँ से भैया, निम्नलिखित धातुओं में से बिजली तथा ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। हालांकि सब तो है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को सब तो पास कराता है, लेकिन सबसे बेहतर कौन है ये बताना है।
ठीक है, प्रश्न संख्या आपके पास 8 नंबर है और आप बताइए सबसे बेहतर कौन है। तो कभी भी याद रखिएगा, चांदी को सबसे बेहतर माना जाता है। ये ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। क्लियर हो गया। अगला 9 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और ये भी एक छोटा सा फिर से आगे न्यूमेरिकल। एक समतल दर्पण की सतह पर 15 डिग्री कोण बनाते हुए प्रकाश की एक किरण आपतित होती है। ठीक है, ऐसे आया और 15 डिग्री का कोण बना। यहाँ पे हम डाल देते हैं यहाँ पे नॉर्मल। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 15 डिग्री के कोण पे आपतित हो रहा है। तो आपतित और परावर्तित किरणों के बीच बना कोण, ये दोनों के बीच का बना कोण बताना है, क्योंकि ये आने वाली किरणों को आपतित करते हैं, जाने वाली किरणों को परावर्तित करते हैं। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो बताना है क्या होगा। और एक एंगल आपको मान लीजिए 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है और इसका बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। जरा सोचिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये मतलब मजरा है क्या एक्चुअल में मजरा क्या है। क्योंकि हम इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सही तरीक़े से कि सही मामला इसका क्या है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण बताना है, वो क्या होगा। 9 नंबर प्रश्न आपके पास है और हम इस न्यूमेरिकल को पहले आपको बनाकर दिखाएंगे। जब भी अगर इस तरह का प्रश्न पहले आ जाए ना कि समतल दर्पण की सतह से 15 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 15 डिग्री का वो एंगल बनाई हुई है। तो यहाँ पे 15 बनाई हुई है, तो अगर 15 है तो दिमाग लगा लीजिए इधर भी कितना होगा, 15 होगा। तो जब इधर 15 तो इधर 15, तो बीच में बच कितना गया होगा। और एंगल मेरे को यही चाहिए, ये आपतित किरण ये परावर्तित किरण, इसी के बीच का हमको एंगल चाहिए। ठीक है, मतलब ये आपतित किरण 15 डिग्री के एंगल पे आपतित हो रही है, तो ये परावर्तित भी होगी तो इधर भी 15 डिग्री का एंगल बनेगा। इतना याद रखिएगा। कह रहा है कि इस बीच का मेरे को एंगल चाहिए, क्या होगा। तो ये 15 कितना हो गया, 30। टोटल एंगल कितना का होता है, 180 का। तो आप बताओ 180 में से 30 घटाओगे कितना आएगा, 150 आएगा ना। यानी इसके बीच में जो एंगल बना हुआ है 150 का बना हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 150। क्लियर हो रहा है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की आंखों के लिए सबसे अच्छा प्रकाश किस रंग का होगा। सबसे अच्छा प्रकाश की अगर बात करें तो मनुष्य के आइज के लिए सबसे बेहतर प्रकाश कौन सा होगा, ये बताना है। इस पे हम लोग बात करने वाले हैं जस्ट। तो मानव जो होता है उसके लिए जो सबसे अच्छा कलर अगर माना जाता है तो क्या नीला या हरा या नारंगी या लाल, क्या माना जाता है। सबसे अच्छा कलर हरा माना जाता है। इसलिए हरियाली हरा भरा जो चीज़ें होती है हम लोग को देखना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ें अगर हरा भरा होता है तो उस चीज़ को हम लोग देख के बेहद खुश हो जाते हैं। वो हमें एक अलग सा शक्ति प्रदान करता है और बड़ा खुशनुमा रखता है हरे भरे जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो देन अगला क्वेश्चन पे जो भी हम लोग बात करने वाले हैं, ये देखिए सोचने वाला प्रश्न है और इसका जवाब देना है। आप सबको याद भी है इसका आंसर, लेकिन अगर सेंस से निकालिएगा तो निकलेगा। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। देखिए कितना ऑप्शन से आपको ये किया गया है, 5 सेकेंड, 50 सेकेंड, 500 सेकेंड, 5000 सेकेंड। बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप सोचोगे तभी आंसर इसका आ जाएगा। आप ऐसे ऐसे नॉर्मली क्या याद करके रखे हो भाई, है ना, कि सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है। आप याद करके क्या रखे हो, आप याद करके रखे हो कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है पृथ्वी पर आने में 8 मिनट, है ना जी, 20 सेकेंड लगता है। हमको इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना। 8 मिनट को 60 से 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। आप उसको मल्टीपल करो, यानी 8 में 60 से जब आप मल्टीपल करते हो, 8 में 60 से मल्टीपल करते हो तो कितना होता है भाई, ये होता है 8 छक 48, 480 हो गया, है ना। अब प्लस 8 मिनट 20 सेकंड लगता है तो 20 सेकंड इसमें ऐड करो, कितना हुआ 480 20 कितना हो गया 500, यानी सेकंड में ये होगा 500 सेकंड। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सेटअप किया जाता है। आपको आंसर याद रहता है लेकिन फिर भी आप दिमाग नहीं लगाइएगा तो आंसर नहीं कर पाएगा। चलिए केमिस्ट्री की तरफ हम लोग मुड़ चुके हैं। स्टेनलेस स्टील यानी एलॉय, एलॉय का मतलब होता है वही मिश्र धातु, एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील किससे किससे मिलकर बना हुआ है, हम लोग जस्ट इस पे बात करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 12 है और ये बना हुआ है निकेल, निकेल, फेरस, क्रोमियम और कार्बन। तो ये चीज देखो, एल्युमिनियम उसमें नहीं आता है ये चीज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, फेरस, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ चला जाए, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। ठीक है, ये याद करने की चीज़ है, याद करना बहुत जरूरी है। कुछ अलावा का आपको वीडियो बना के दे देंगे, जितने भी लगभग मिश्र धातु है जो फेमस है उसका वीडियो आपको एक दिन दे देंगे, शॉर्ट वीडियो, ठीक है, 2 4 5 मिनट का।
प्रश्न अगला है कि कौन सी धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन की क्रिया नहीं करती है, टेम्परेचर हाई रहे फिर भी वह ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, कौन हो सकता है? क्या वह मैग्नीशियम हो सकता है, क्या वह एल्युमिनियम हो सकता है, क्या वह जिंक हो सकता है, क्या या वह एजी हो सकता है? आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा सबसे बहुत कम क्रियाशील अगर कोई है तो वो है पहले सोना Au, और उसके बाद अगर किसी की बारी होता है तो वो होता है Ag यानी चांदी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चांदी जो है जवाब सही हो जाएगा। हमेशा माइंड में फिटअप करके रखिएगा, ठीक है, इसलिए आपके साथ साथ क्वेश्चन बताते रहते हैं हम। सोना और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सोना और प्लेटिनम को गला सकने वाला जो अभिकर्मक है वो कौन सा है? भैया ये देखिए, जो पिछला लेक्चर मेरा देखा होगा ना, वो इसका आंसर आसानी से बताने वाला है। वो सबको पता है कि एक वारेजिया है, यानी इसको हम लोग अम्लराज कहते हैं। और किससे किससे मिलकर बना हुआ है, हम पिछले वाले लेक्चर बताए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक वारेजिया बनाने में कौन कौन सा यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चला जाए। ये हमारा 14 क्वेश्चन अब यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और फिर हम लोग यहाँ से 15 क्वेश्चन पे आने वाले हैं। जस्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अरे जाड़े के दिनों में जब किसी बंद कमरे में कोयला को जलाया जाता है, यहाँ से देखिए प्रश्न, जाड़े के दिनों में जब किसी बंद कमरे में कोयला को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, तो उस बंद कमरे में हानिकारक प्रभाव के चलते सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? आप कमरा बंद है, ठीक है, आप इसमें कोयला को क्या कर रहे हो, जला रहे हो। तो कोयला को जलाने का मतलब कि आप इसको जला रहे हो तो ऑक्सीजन से पक्का है कि ये रिएक्ट करेगा, और बंद कमरा में तो ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम रहेगी। तो कंडीशन क्या हो सकता है, तो यहाँ पे गैस बनेगा, ठीक है, अगर ये दोनों रिएक्ट करेगा, अगर इसको हम लोग जला रहे हैं तो ये गैस बनेगा। और यहाँ पे दो तरह की गैस बनेगी, अगर ऑक्सीजन कम होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा, अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। चूँकि हमारे पास ये दोनों हानिकारक गैसें हैं जो हमको तकलीफ में डाल सकती है, इसलिए ऑप्शन देखिए, CO भी दिया है, SO2 भी दिया है, और CO2 भी दिया है, और आपका H2SO4 भी दिया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपके पास क्या होने वाला है? और ये चूंकि कमरा है आपका बंद, और उस कमरा में आपको ये प्रभाव डालेगा और सोने की सलाह नहीं दिया जाएगा। चलिए, तो 15 नंबर क्वेश्चन के जवाब की तरफ आप लोग बढ़ चुके हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है? तो एक सबसे जहरीली गैस जो होती है, CO जो होता है, जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं, ये विषैली गैस होती है, और ये कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयला को जलाने पे ये बन जाता है। गाड़ी से निकलने वाला धुआं में यही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, और ये गैस जो होती है, ये एकदम बता रहे हैं कि कभी कभी मौत का कारण बन जाता है। तो मतलब यहाँ पे ध्यान देने, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा CO। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाक देकर, अब टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे लोग। प्रश्न है, कमरे के तापक्रम पर निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में अघुलनशील है? प्रश्न संख्या आपके पास 16 है, इसका जवाब बताना है कि क्या होगा। पानी में अघुलनशील है तो कौन घुल नहीं घुलता? सोडियम क्लोराइड तो घुल जाता है, लेड क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड भी घुलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी घुलता है। लेड मतलब जिसमें सीसा का मात्रा होगा वो नहीं घुल पाएगा, इसलिए 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अम्ल वर्षा में उपस्थित क्या रहता है? अम्ल वर्षा में उपस्थित SO2 या NO2, SO3 या NO, HNO2 या H2SO4, या H2SO4 या HNO3, क्या होने वाला इसका सही जवाब? तो अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन जो होने की जो संभावना होती है वो क्या होती है? नाइट्रिक एसिड और एक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये बनता है एक्चुअल में जब बारिश में आता है, और इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसें होती है, और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होता है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस होता है, ये दोनों जब मिलता है ना, तब ये इसका निर्माण करता है। तो जब ये इसका निर्माण करता है तो हमारे वर्षा के पानी में यही इसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी एसिड का मात्रा बढ़ता है, इसलिए इसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, रेयान को, नायलॉन को, टेफ्लॉन को, या कपास को, किसको हम लोग आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रेशा को मतलब जाना जाता है? आपको बताना है। 18 नंबर प्रश्न आपके पास है, इसका सही जवाब हो जाएगा रेयान। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट है, पायराइट है, डोलोमाइट है, या रॉक सॉल्ट है? तो बॉक्साइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, धातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? कोई भी धातु, कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कोई भी किसी को भी लेता है, तो वो क्या बनाएगा?
क्या अम्लीय ऑक्साइड बनाता है या क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, या तो अम्लीय या क्षारीय धातु के ऊपर निर्भर करता है, या कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। प्रश्न संख्या 20 है और इसका जवाब बताना है क्या बनाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा धातु जो होता है अगर उससे रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो वो उसका अम्लीय ऑक्साइड माने ऑक्साइड बनाता है, लेकिन वो उसका जो गुण होता है वो एसिड के जैसा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड। 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस रक्त के साथ मिलता है और ऑक्सीजन को वहन करने में रुकता है। कौन सा मतलब ऐसा चीज है, क्या CO है या CO2 है या NO2 है या N2O है, जो ऑक्सीजन के वहन को क्या करता है, रोक देता है। हमारे ब्लड में मिलेगा और वो ऑक्सीजन के वहन को क्या करता है, रोक देता है। 21 नंबर क्वेश्चन है और इसका जवाब बताना है आपको क्या होगा। तो देखिए वहीं अभी जस्ट हम लोग जो जहरीली गैस की जो बात कर रहे थे यानी CO का जो बात कर रहे थे, ये चूंकि यही जाता है, यही हमारे बॉडी में जब हम लोग सांस के द्वारा लेते हैं तो ये हमारे रक्त में मिलता है, और रक्त में मिलने के बाद ये करता क्या है, जैसे ब्लड में मिलता है ना तो ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकता है, इसलिए हम लोग को बेहोशी होने लगता है, जी मिचलाने लगता है, मौत का कभी कभी कारण बन जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा CO। क्लियर हो गया, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक का उपयोग किसमें होता है, CFC का प्रयोग कहाँ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में कि प्रतिक्रिया में, विद्युतीय विपथन में या आपदा प्रबंधन में। बताना इसका सही जवाब क्या होगा। 22 का सही जवाब क्या होने वाला है, फटाफट बताइए क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, आज काफ़ी क्लासेस लेट हो चुकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में, है ना, फ्रिज में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चला जाए। अब ज़्यादा प्रश्न हमारे पास नहीं रहेगा, प्रश्न यहाँ पे है जीव विज्ञान से हम लोग आ जाते हैं, फटाफट अब इधर के प्रश्नों को करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैविक खाद का मुख्य स्रोत है, जैविक खाद हरा शैवाल या ईस्ट जीवाणु या लाल शैवाल। 23 नंबर क्वेश्चन है और इसका बताना है जैविक खाद का सबसे ज़्यादा मतलब स्रोत क्या होता है, तो वो होता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु, याद करके रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, फाइकोलॉजी या वायरोलॉजी या ब्रायोलॉजी, मतलब किस में हम लोग करते हैं, इसको बताना है। सही जवाब क्या होने वाला है इसका। ट्वेंटी 24 नंबर, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए इसके इंग्लिश नाम से अगर पकड़ने की कोशिश किया जाए तो आसानी से इसका आंसर पकड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए आप एक बताइए, वायरस विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वायरस। तो जब विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहा जाता है तो आप यहाँ से पकड़ के रखिएगा, वायरो से वायरस बना हुआ है, तो वायरोलॉजी जो होगा वो विषाणुओं का अध्ययन कहलाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग बताइए कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं और ब्रायोलॉजी में या भ्रूण विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, आप कमेंट्स में बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है, द्विगुणित, अंडा अकेले होता है तो अगुणित होता है, पराग अकेले है तो अगुणित होता है, नर युवक भी अकेले है, जब तक नर है तब तक अगुणित है, जाइगोट नर और मादा दोनों युवकों को मिलने से बनता है, तो इसलिए दोनों का मिलना हो गया तो ये द्विगुणित हो जाता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन, क्या मछली में, एम्फीबियंस में, अधिकांश शैवाल में या एंजियोस्पर्म में। आंतरिक निषेचन मतलब जो इंटरनल निषेचन जो होता है वो किस में होगा। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म में जो आने वाले जो जीव होते हैं उन लोगों में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में जो जीव आते हैं, जितने भी जीव आते हैं एंजियोस्पर्म में, तो उन्हीं लोग में होता है आंतरिक निषेचन। क्यों, क्योंकि मछली में भी बाह्य निषेचन होता है, एम्फीबियम में भी बाह्य निषेचन होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब इन लोगों में 100% बाह्य निषेचन नहीं होता, आंतरिक निषेचन भी होता है, लेकिन ये लोग बाह्य निषेचन भी करता है और हमको क्या चाहिए, आंतरिक निषेचन, तो ये एंजियोस्पर्म में होता है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब खत्म हुआ, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, 5 जून को क्या मनाते हैं, ये सबसे वीवीआई प्रश्न है और आपसे बार बार कहीं भी पूछा जा सकता है। 5 जून को क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस या विश्व वन दिवस या विश्व रेड क्रॉस दिवस या विश्व बाल दिवस। तो 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गर्भवती महिला के प्रसव उपरांत निकलने वाले पहले दूध को क्या कहते हैं। जो पहला जो दूध निकलता है माँ से के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेता है, तो माँ के जो दूध जो पहला निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ये वीवीआई प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। खीस या कोलेस्ट्रॉम कहते हैं या एंटीबॉडी कहते हैं या लसिया कहते हैं या मानव दूध कहते हैं।
आपको बताना है 28 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं और ये कोलेस्ट्रॉम बहुत फायदेमंद का चीज़ होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। करे भोजन विषाक्तता निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? भोजन को फूड पॉइजनिंग करने में बैक्टीरिया कौन सा जिम्मेदार है? 29 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। साल्मोनेला है या माइकोडर्मी है या क्लासिट्रिडियम ब्यूटिलियम है, कौन होगा? तो यहाँ पे साल्मोनेला हो जाता है, साल्मोनेला टाइफी यही बीमारी उत्पन्न करने का काम करता है। 30 नंबर आपके पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी दूषित पेयजल द्वारा फैलती है? दूषित पेयजल मतलब खराब पानी के द्वारा कौन फैलता है? क्या टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया, काला ज्वर, कौन हो सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? कौन सी मतलब आपको बताना है कि इसकी वजह से मतलब ये फैलता है। तो नहीं फटाक ऐसे बात करते हैं तो टाइफाइड याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा बीमारी से लोग ग्रसित रहते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचालित रोग है? परजीवी के द्वारा क्या अमीबा है, मलेरिया है, लिस्मेनिया यासिस है या इनमें से सभी है? 31 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होने वाला है। 31 मलेरिया परजीवी है, ठीक है। 31 का जवाब क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया परजीवी होता है, ठीक है, याद कर रखना है। परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग की शुरुआत भारतवर्ष में कब किया गया था? ये डायरेक्ट फैक्ट का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देखिएगा। फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन भारतवर्ष में कब शुरू किया था, जिसके तहत बताया जाएगा कि हम दो हमारे दो का नारा भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे बताना है कि इसका जवाब मतलब कब होगा, मतलब कब किया जाएगा। तो 1972 में इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नाको कौन सी बीमारी के लिए जागरूकता उत्पन्न करती है? जो नाको संस्था है ये किस बीमारी की जागरूकता को उत्पन्न करने के लिए मतलब है? तो नाको का बताना है सही जवाब क्या होगा। ये नाको जो काम करता है वो एड्स पे काम करता है और इसके जागरूकता उत्पन्न करता है नाको जो ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ चला जाए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन में निम्नलिखित में से कौन स्थिरीकरण कर सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से कौन स्थिरीकरण यानी फिक्स कर सकता है? कौन है? एनाबीना है या नॉन स्टॉक है या ऑसिलिटोरिया है या इनमें से सभी है? 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी है, सब लोग कर सकता है। 35 क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन विदेशी प्रजाति का उदाहरण है? विदेशी सागवान है या जलकुंभी है या आम है, बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है? विदेशी 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 विदेशी, ये है जलकुंभी। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे 35 क्वेश्चन को हम लोग किए, फिर मिलेंगे कल। जो मिलेंगे स्पेशल साइंस नहीं होगा, कल सोशल साइंस की क्लासेस रहेंगी पूरी, जितना छूटा हुआ है कल के लेक्चर से और आज के लेक्चर से। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग कितना इसमें से बता पाए और अच्छे से आप लोग याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। जो बच्चे नए आए हैं इस चैनल पे आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घर में जितने भी है आप कम से कम इतना सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।